एक कम मूलभूत पर फिर भी चेतना के एक जबरदस्त उत्थान और विस्तार के द्वारा तथा शरीर के उपकरणीय स्वरूप में परिवर्तन और उसमें अंतर्निहित और विकसनशील मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं और शक्तियों के विकास के द्वारा ऊपर उठी है। ये कंपैरिजन कर रहे हैं या ये बता रहे हैं कि जैसे ये ऊपर उठी है और इसमें जबरदस्त उत्थान और विस्तार हुआ है मानसिक चेतना के आने से, उसी तरीके से अतिमानसिक जो चेतना आएगी, वो क्या-क्या करेगी वो तो नहीं, पर जितना अप्रत्याशित तरीके से मानसिक चेतना ने अतिक्रम कर दिया पाशविक चेतना को, उससे भी अनंत गुना वो इसको अतिक्रम कर जाएगी मानसिक चेतना को। और मानसिक चेतना स्वयं अतिमानस के प्रभाव से आज तो मन अपने सही वैभव में काम नहीं कर रहा। बाद में ये जो लोअर हमारे मेंबर्स हैं, उनके दबाव में नहीं, यदि अपने तरीके से वो काम करेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते वो क्या करेगा। क्योंकि अभी यदि इंटेलेक्चुअल टर्म्स के ऊपर श्री अरविंद ने जो चीज़ें लिखी हैं, वही लोगों को नहीं समझ में आ रही। तो इसका मतलब अभी इसका सही कोई बोलबाला है नहीं इस बात का। अभी तो मन को सही अपने स्वरूप में कैसे एस्टेब्लिश करे, उसके ऊपर वो मतलब ये नीचे से जो दबाव है, उससे वो फ्री हो, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये श्री अरविंद यहाँ बता रहे हैं कि भई उसका प्रभाव शुरू में अतिमानस का इस तरीके से होगा। परंतु इस तरीके के किसी संपूर्ण रूपांतर के बिना भी सत्य तत्व, मूल अज्ञानता, जिसे हम यहाँ देखते हैं कि उस सिद्धांत को जो ज्ञान की खोज कर रहा है और केवल एक आंशिक ज्ञान तक ही पहुँच पा रहा है, इतना अधिक प्रतिस्थापित कर सकता है कि मानव मन एक प्रकाश की शक्ति, अपने आप को खोजते ज्ञान की शक्ति बन सकता है। किसी संपूर्ण रूपांतर के बिना भी मतलब शरीर का रूपांतर, जड़ तत्व का रूपांतर पूर्ण रूप से साधित हो, उससे पहले भी सत्य तत्व, मूल अज्ञानता जिसे हम यहाँ देखते हैं कि उस सिद्धांत को जो ज्ञान की खोज कर रहा है और केवल एक आंशिक ज्ञान तक ही पहुँच रहा है। मन की वर्तमान में स्थिति ये है। इतना अधिक प्रतिस्थापित कर सकता है, इसको सत्य तत्व को इतना अधिक इसकी जगह रिप्लेस कर सकता है कि मानव मन एक प्रकाश की शक्ति, अपने आप को खोजते ज्ञान की शक्ति बन सकता है, न कि आधे-अधूरे अर्ध प्रकाश का निवासी या अज्ञान का सेवक और सहायक, मिश्रित सत्य और त्रुटि का परिचारक रहे। ये मन की वर्तमान में स्थिति है और उसके प्रभाव से पूर्ण रूपांतर साधित हो या नहीं हो, पर ये प्रभाव उससे पहले ही इससे तो बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, बहुत ही बड़ी डिलीवरेंस मिल जाएगी। अभी भी वर्तमान के अंदर आप कल्पना नहीं कर सकते, मन यदि निचली जो चीज़ें हैं, उनके नीचे के दबाव, खिंचाव या नीचे जो उनका वज़न है, उनसे थोड़ा बहुत भी अगर मुक्त हो पाए, तो कितनी क्रिया कर सकता है। मन मनुष्य में भी वही बन सकता है, जो कि वह अपने मूल उद्गम में है। मन वास्तव में अपने मूल स्रोत में उद्गम में क्या है? अतिमानस की एक अधीनस्थ, सीमित और विशेष क्रिया। अधीनस्थ, उसकी सबॉर्डिनेट क्रिया है अतिमानस की। सत्य का एक पर्याप्त रूप से ज्योतिर्मय पात्र और कम से कम उसके कार्यों में समस्त मिथ्यात्व तो समाप्त हो ही सकता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ये मनुष्य जाति के अंदर एट लार्ज या अब कह नहीं सकते कितना ये साधित हुआ है, क्योंकि श्री अरविंद जिन चीज़ों के विषयों के बारे में लिख रहे हैं, उसकी ग्राह्यता तो कहीं नज़र आती नहीं। जबकि वो तो बुद्धि से ही समझ में आने वाली बातें हैं कि भई ये तो ऐसे नहीं हो सकता। ये यदि नहीं हो तो ये चीज़ें हो नहीं सकती। कि जैसे फ्रांसीसी क्रांति की वो बात कर रहे हैं कि भ्रातृत्व यदि नहीं हो, तो आप न तो इक्वालिटी को वास्तव में एग्ज़ीक्यूट कर सकते और न लिबर्टी को। स्वतंत्रता आप वास्तव में जब तक भ्रातृत्व नहीं हो, तो ऐसे मूल विचार हैं, जो एट लार्ज अभी मनुष्य जाति तैयार नहीं नज़र आती। ये तो श्री अरविंद ने कहा न तो उस समय तैयार थी और न आज ही तैयार प्रतीत होती है।
तो ये स्थिति है, यदि मन इनसे थोड़ा-सा मुक्त हो जाता है, आप कल्पना कीजिए कि शरीर से थोड़ा-सा मुक्त हो जाता है और उसके अतिरिक्त वो सोचता है कि चीज़ों के पीछे क्या? क्योंकि मन का ये सहज स्वभाव है, वो सत्य को ढूँढना चाहेगा, चीज़ों के पीछे के विधान को ढूँढना चाहेगा, तो इस तरीके का जीवन थोड़ी रहेगा। भई एटलीस्ट कम से कम अगर ये अपने सही उसमें हो क्रिया में, तो तामसिक या राजसिक नहीं, सात्विक तरीके का होगा। उसमें जो कई तरीके की हमारे ये जो चीज़ें देखते हैं समाज के अंदर, वो तो रह ही नहीं सकती। आप एटलीस्ट कम से कम एक आदर्शात्मक समाज की परिकल्पना कर सकते हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाए। आप जिसको राम राज्य कहते हैं, यदि ये नीचे की चीज़ें न रहे, तो बहुत बड़ी निजात मिल सकती है। जो इतनी हम देखते हैं कन्फ्यूज़न है या फिर और चीज़ें हैं जगत के अंदर, थोड़ा-सा यदि इसकी क्रिया को मुक्त मिल जाए, अपना स्कोप, अभी है नहीं ये, और इससे क्या हो सकता है, ये आप अपने आप के ऊपर लागू करके देखिए। मन किस-किस चीज़ से दबा रहता है, शरीर से दबा रहता है, अपनी इंद्रियों से दबा रहता है। उस क्रिया को अगर थोड़ा-सा मन को फ्री कर दिया जाए उससे, तो अपने आप में इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है अपने स्तर के ऊपर। पार्थिव प्रकृति में अतिमानस के हस्तक्षेप, परमोच्च सृजनात्मक सत्य शक्ति के अवतरण का एक परिणाम हो सकता है, क्रम विकास के विधान, उसकी पद्धति और उसके व्यवस्थापन में बदलाव। पार्थिव प्रकृति में यदि अतिमानस हस्तक्षेप करता है, टेरेस्ट्रियल नेचर के अंदर, पृथ्वी की प्रकृति के अंदर यदि अतिमानस इंटरवीन करता है, तो परमोच्च सृजनात्मक सत्य शक्ति, सुप्रीम क्रिएटिव ट्रुथ पावर, सत्य की जो शक्ति है, परमोच्च सृजनात्मक, क्योंकि वो ही सृजन करती है। इसके अंदर आगे, हाँ, वो तो लेटर्स में आएगा किस तरीके से प्राण शक्ति अगर सही हो, वो क्या क्रिएट करती है, उसका तरीका क्या है। मन की शक्ति यदि सृजनात्मक शक्ति ये काम करे, तो सबसे पहले उसका परसेप्शन चेंज होता है। चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होता है, और जैसे ही आपका नज़रिया चेंज होता है, ये तो सारी ही चीज़ बदल देता है। क्योंकि सेंट्रल ट्रुथ या सेंट्रल नोशन ऑफ वेद तो यही है कि जगत के विषय में हम जिस दृष्टिकोण से शुरू करते हैं, वो एक मिथ्यात्व है। हम भौतिक को मान बैठते हैं सारी चीज़ों का आधार, और इससे सारी चीज़ फ़ॉल्सिफ़ाई हो जाती है, और उससे हम जो पाश्चात्य संस्कृति कहाँ पहुँची है, कुछ नहीं, वहाँ पहुँचते हैं। तो मन को यदि इससे मुक्त कर दिया जाए, तो उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। तो परमोच्च सृजनात्मक सत्य शक्ति अतिमानस की का अवतरण हो जाए, का एक परिणाम हो सकता है। उसका क्या परिणाम होगा? ये अलग-अलग की ये एक परिणाम हो सकता है। इसका एक ये लाइकली परिणाम हो सकता है। बिग कोई संस्था है, उसके अंदर यदि ये मैनेजमेंट वाला व्यक्ति ये हो, तो इसके ये लाइकली परिणाम हो सकते हैं। तो वैसे ही ये संभावनाएँ हैं। तो एक परिणाम इसका क्या हो सकता है? क्रम विकास के विधान, क्रम विकास का जो विधान है, जड़ तत्व से इसमें, इससे इसमें, 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 तो उस विधान में ही कि किस तरीके से क्या होगा इसके अंदर, स्वयं उसमें ही परिवर्तन आ जाए। उसकी पद्धति, उसकी जो पद्धति है और उसका व्यवस्थापन, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। आपका इंटरैक्शन क्या है पशु का पशु के बीच में? हेलो, इसमें मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ भैया आ रही है। अच्छा, रविकांत जी को नहीं आ रही। आप एक बार दोबारा जोड़िए, रविकांत जी। तो उसकी पद्धति और उसके व्यवस्थापन में बदलाव, इसको एक-एक टर्म ऐसी है
पर ये तो पूरी क्रम विकास की जो व्यवस्था है, कैसे है, उसमें अगर ये हस्तक्षेप करता है तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? वर्तमान में आपके मन में अगर शरीर का, इंद्रियों का प्रवेश होता है, तो सारे समय कैसे विचार आएँगे? एनर्जी लेवल किस तरीके का होगा? प्राण यदि उसके अंदर सारे समय उसको प्रताड़ित करता है, प्रवेश करता है, निम्नतर प्राण, उच्चतर प्राण करेगा तो क्या करेगा? या प्राण के अंदर यदि मन प्रवेश करता है, इनमें आपस के अंदर जो इनका इंटरेक्शन है, आपस में इनका जो आदान-प्रदान है, उसमें आप ये देखिए, शारीरिक चेतना, उसके अंदर यदि प्राण प्रवेश करता है, तो वो व्यक्ति को उत्साह दे देगा। आप हतोत्साहित नहीं, हतोत्साहित व्यक्ति को भी एक आके ऐसी कोई बात कहेगा, उसके अंदर प्राण फूँक देगा, "अरे भई, करो इसको।" तो ये हस्तक्षेप हुआ ना उसमें। और उसी के अंदर मन यदि आके हस्तक्षेप करता है, तो ये आपस में कैसे-कैसे व्यक्ति कुल मिला के उसको जो हम कहते हैं इसका ढाँचा है, उसका चरित्र है या जो भी है, उसमें कौन-सा तत्व सर्वोपरि है, किस तरीके का इनका कॉम्बिनेशन है, यही तो बनाता है। तो ये कॉम्बिनेशन का एट लार्ज व्यापक स्तर के ऊपर किस तरीके का होगा, इनकी इक्वेशन क्या होगी, इसको ही आमूल परिवर्तित कर सकता है, ये है। अभी तो बहुत मेहनत लगती है, समझदार व्यक्ति को भी अनुशासन के अंदर भी वो कहेगा यार ये वाली चीज़ें नहीं। और फिर भी वो अनुशासन ऐसा है कि बड़ा मेहनत करके उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसके अंदर ये ऐसी बात नहीं रहेगी। आप ऋषि के आश्रम में गए, ये निचले जो दबाव हैं वो परेशान नहीं कर रहे आपको। तो ये तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। एक तो आप कहीं ऐसी जगह बैठे हो, चारों तरफ लाउड स्पीकर बज रहे हो, अब उस पे फ़ोन पे क्या बात हो जाएगी? क्या संदेश सुन जाएगा अपने को? कितनी मुश्किल होगी यदि वहाँ की कोई बातचीत चल रही है या ध्यान करना है आपको। वो ही कोई ऐसे स्थान के ऊपर, मतलब खाली थोड़े से परिवेश के बदलाव से भी ये बदलाव आ जाएगा, तो ये तो सारा ही बदलाव करेगा। उससे कितना-कितना बदलाव आ जाएगा, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। इससे आपके विज्ञान में क्या अंतर आएगा, सारे आपके भई शरीर के अंदर यदि परिवर्तन आता है और प्राण उसके साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, तो इसका फ़र्क चिकित्सा पद्धति पे भी पड़ेगा। मन के क्षेत्र के अंदर जो-जो चीज़ें हैं, उन पे सब पे पड़ेगा। मनुष्य अपने आप को किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तो उनका शासन तंत्र है, उसके ऊपर प्रभाव आएगा। समाज का जो ढाँचा है, उसके ऊपर प्रभाव आएगा। एक व्यक्ति की चिंतन शक्ति के आधार पे तो सारा ही फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये व्यापक स्तर के ऊपर होगा, तो आप इससे कल्पना नहीं कर सकते कि क्या, जबकि अभी पूर्ण रूपांतर नहीं, उससे पहले ही पार्थिव प्रकृति में अतिमानस के हस्तक्षेप के साथ ही ये चीज़ें हो सकती हैं। इसका परिणाम ये है और ये अमोघ है। इसके प्रवेश से ये हो, मतलब रह ही नहीं सकता ये होना, ये होगा ही। ज्ञान के माध्यम से क्रम विकास के सिद्धांत का एक अधिक विशाल तत्व, ज्ञान के माध्यम से। अभी जो क्रम विकास का सिद्धांत है, ज्ञान के माध्यम से नहीं हो रहा। वो तो प्रकृति की शक्ति है, आप चाहो नहीं चाहो। पशु कोई ज्ञान के माध्यम से क्रम विकसित थोड़ी हो रहा था। जड़ तत्व के अंदर से प्राण तत्व आया, प्राण के अंदर भी कितने-कितने रूप हैं। ज्ञान के माध्यम से पेड़-पौधों की इतनी वैरायटी है, उनको ज्ञान थोड़ी है। हाँ, सुप्रीम कोई इंटेलिजेंस है उनके अंदर। दिव्य जननी है जिसकी क्रिया उसके अंदर एकदम, उसमें इतना सा भी अंतर नहीं है। परम प्रज्ञा काम कर रही है, पर ज्ञान के माध्यम से नहीं, वो अपने तरीके से। ये क्रम विकास के अंदर ज्ञान के माध्यम से जो सिद्धांत है, का एक अधिक विशाल तत्व भौतिक ब्रह्मांड की शक्तियों में प्रवेश कर सकता है। सज्ञान तरीके से, कॉन्शियसली आप साधना कर सकते हैं। अभी तो जैसे वो कह रहे हैं सारी प्रकृति ही सचेतन-अचेतन तरीके से योग है। पर सचेतन और अचेतन बहुत बड़ी बात है। अचेतन तरीके से सारे कर रहे हैं, उसमें उसका कोई लाभ नहीं है। हम एक ऐसी स्थिति के अंदर आ गए, सचेतन स्वीकृति होते ही सारा ही फ़र्क पड़ जाता है। यह नव सृष्टि में एक प्रारंभिक शुरुआत से शुरू करके, मतलब नया सिद्धांत जब आ जाएगा ज्ञान के माध्यम से क्रम विकास, तो एक नई सृष्टि हो गई।
नव सृष्टि में एक प्रारंभिक शुरुआत से शुरू करके अपने आप को विस्तारित कर सकता है। बिल्कुल स्क्रैच से, शुरू से। ये जो तत्व है, जो परमोच्च सृजनात्मक सत्य शक्ति है, उसका जो तत्व है, वो शुरू से शुरू करके अपने आप को विस्तारित एस्टेब्लिश कर सकता है, अपने आप को यहाँ विस्तीर्ण कर सकता है और इस वर्तमान व्यवस्था में उत्तरोत्तर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जो कि अभी एक पूरी तरह से अज्ञान में क्रम विकास है। वर्तमान में तो अज्ञान में क्रम विकास है, हम खुद ही नहीं समझ रहे। साधना में भी क्या हो रहा है, ये पता थोड़ी चलता है। और जो कि वास्तव में निश्चेतना की पूर्ण अचेतनता से आरंभ करता है और उसकी ओर बढ़ता है, जिसे इसकी ज्ञान की उच्चतम उपलब्धि में भी एक कमतर अज्ञान ही माना जा सकता है। जो अभी ज्ञान की उच्चतम उपलब्धि में भी वर्तमान में हमारी जो स्थिति है, ज्ञान की यदि उच्चतम उपलब्धि की भी बात करो, तो भी वो कमतर अज्ञान ही है। मतलब थोड़ा कम अज्ञान है बस। उच्चतम ज्ञान की जो उपलब्धि है, वो भी थोड़ा कम अज्ञान है बस। और तब जो ये सिद्धांत आ जाएगा, उसमें जो क्रम विकास होगा, वो अब आप कल्पना कीजिए ये क्या कह रहे हैं? इसके मायने क्या निकलेंगे? हमारा पूरा ढाँचा है, व्यवस्था है, उसके ऊपर इनके क्या-क्या असर होंगे? और जो इसके प्रति और ओपन है, उन व्यक्तियों के लिए तो एकदम राहत मिल जाएगी और जो इसमें नहीं है, उनके लिए ये आसान हो जाएगा कि इसकी ओर मुड़े। मतलब जिसको ऑलरेडी ये अभीप्सा है या जो खूब इसमें मेहनत कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जो ओपन है इसके लिए, उनके लिए तो एकदम कपाट खुल जाएगा। जो इसके प्रति ओपन नहीं है, उनके लिए ये संभावना बन जाएगी। तो पृथ्वी का एटमॉस्फियर अपने आप के अंदर स्वतः ही इतना आनंददायक हो जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे खींचने वाली चीज़ें हैं या जो इतनी सारी चीज़ें हैं, जो हमको प्रताड़ित किए हुए हैं, वही अज्ञान के कारण, अहम के कारण जो-जो रूप उसके समाज में आ जाएँगे, जो-जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर आ जाएँगे, सामूहिक जीवन में आ जाएँगे, राष्ट्र के जीवन में आ जाएँगे और उसके अंदर जो-जो चीज़ें हैं, क्रियाएँ हैं, उसके कार्य हैं, उनमें जो झलकते हैं, शासन के अंदर है, चिकित्सा में है, शिक्षा के अंदर है, फिर बाद में आपके जो चिंतन धारा है, आप सोचेंगे किस तरीके से, पद्धतियाँ कैसे बनाएँगे, इसका आपके न्याय तंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यदि चरित्र में बेसिक में फ़र्क पड़ जाएगा, तो न्याय फिर किस तरीके का? अभी तो न्याय का क्या लेना-देना है? इन सारों के ऊपर और उनकी आवश्यकता रहेगी भी या नहीं रहेगी, ये एक विचारणीय बात है। विज्ञान का जो तरीका है खोज करने का, उसमें कितना क्या परिवर्तन आएगा? क्योंकि अभी तो हमारी भौतिक दृष्टि है और उस तरीके से सुख साधन बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, विज्ञान उसके अंदर सहायता कर रहा है। आपको नए-नए गैजेट्स हैं, नए-नए तौर तरीके हैं, उसमें क्या असर आएगा? क्योंकि वही एक व्यक्ति में अभीप्सा हो, तो उसकी वो क्रियाकलाप में झलकती है। विज्ञान उसका एक माध्यम स्वरूप है। तो यदि बेसिक टेंडेंसी या प्रवृत्ति चेंज हो जाए, तो माध्यमों को कैसे काम में लेंगे? भई वो ही आपके पास हथियार हों, वो ही सारी चीज़ें हों और प्रवृत्ति किसी की एक तो अ, जो है आसुरिक है, विध्वंसात्मक है, वो उसका प्रयोग उन्हीं चीज़ों का किस तरीके से करेगा? दूसरी की प्रवृत्ति रचनात्मक है, वो उसका प्रयोग उन्हीं साधनों का किस तरीके से करेगा? तो ये तो बहुत ज़्यादा पोटेंट, बहुत शक्तिशाली चीज़ आ जाएगी। हाँ, पर इसके साथ ये नहीं कि इसका दुरुपयोग कर पाएँगे, वो नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान की प्रत्यक्ष और पूर्ण अधिकृति की बजाय यह उसकी एक प्रतिकृति अधिक होता है। हमारा जो मन फिलहाल में ऊँचे से ऊँचा भी है, ये ज्ञान की प्रत्यक्ष और पूर्ण अधिकृति, पजेशन नहीं है ये पूर्ण, ज्ञान का एकदम डायरेक्ट, उसकी एक प्रतिकृति, उसकी एक फ़ोटोकॉपी टाइप का है, उसकी एक छाया है ये वर्तमान में। तो जो ऊँचे से ऊँचा ज्ञान भी, इसीलिए श्री अरविंद जो अफ़ोरिज़्म में कह रहे थे, अभी तक हमको क्या और प्राप्त करना है? क्योंकि अभी नहीं आया और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें अभी आधार नहीं है ऐसा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, अपने आप में ये फ़ॉल्टी है, ये दोषपूर्ण है।
हाँ, धीरे धीरे हम असेंड कर सकते हैं, इसकी ओर आरोहण निश्चित रूप से कर सकते हैं, नहीं तो ये सारी चर्चा का फायदा ही क्या। फिर तो यदि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, तब तो अज्ञान रहे वो ज्यादा बढ़िया है, कि मेरे को ये बता दिया जाए कि आपकी स्थिति है ये, पर इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, तो भैया मेरे को न बताता, उससे तो वो ज्यादा बढ़िया रहता। यदि मनुष्य उच्चतर ज्ञान की शक्तियों और साधनों को पूर्णत्व जैसी किसी स्थिति तक विकसित करना शुरू कर देता, उच्चतर ज्ञान की शक्तियां और साधन अभी वर्तमान में यौगिक साधन में जैसे हमने देखा था, हम किस माध्यम से, उन माध्यमों से, और वो भी उनकी क्रिया भी अभी तक निर्दोष नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से रिपोर्ट ले रहे हैं, पहली बात तो इंद्रियों से जो ले रहे हैं, वो सही नहीं ले रहे, इंद्रियों की क्रियाएं गलत हैं। इंद्रियों के बीच के अंदर जो वाहिकाएं हैं, जो मन तक लेके जाती हैं, आपकी रिपोर्ट इंद्रियों की, उनके अंदर यदि व्यवधान हो, जो कि प्राणायाम है और कई चीजें हैं, वो उन चैनल्स को थोड़ा साफ करती है, इंफॉर्मेशन कुछ ठीक-ठीक आती है। पर यदि मन से जो बुद्धि तक जो रिपोर्ट जाती है, उसके बीच में कहीं व्यवधान हो, प्रेम इसमें व्यवधान कर सकता है, क्रोध इसमें व्यवधान कर सकता है, भय है, घृणा है, ये सारी चीज़ें इसमें व्यवधान कर सकती हैं। फिर ये तो गीता के अंदर जैसे हमने पढ़ा था, इंद्रियों से जो ऊपर है वो है मन, मन से ऊपर जो है वो है बुद्धि, बुद्धि से परे जो तत्व है वो है तत् या वो पुरुष। तो क्रिया उल्टी होनी चाहिए। जो आपकी अंतरात्मा देखना चाहे, जिस सत्य का उसको साक्षात्कार हुआ हो, इंद्रियाँ उस तरीके से देखें, जगत को उस तरीके से देखें। तो आपके क्रियाकलाप माँ के निहित, भई हमारे लिए तो उसका पर्याय माँ है, माँ के तरीके से दिखना शुरू हो। अभी उल्टा है, तो उसमें कोई हम सोचें कि इस माध्यम से सही रिपोर्ट आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। तो जब रिपोर्ट ही सही है, तो उस नहीं है, तो उसके ऊपर आप जो एक्शन करेंगे, वो सही कैसे आ जाएगा? तो अभी लोअर लेवल ऑफ एनर्जीज़ के ऊपर बरत रहे हैं हम। और जैसे ही ये कह रहे हैं, यदि मनुष्य उच्चतर ज्ञान की उच्चतर शक्तियाँ हैं हमारे पास, नहीं तो वेद है, पुराण है, गीता है, ये सारे इसी के तो प्रमाण है कि हाँ, ये शक्तियाँ हैं। पूरा हमारा आयुर्वेद है, सारी यहाँ एक-एक चीज़, यदि इंट्यूशन से वो नहीं आती, तो ये आयुर्वेद हो सकता है क्या कभी? परीक्षण से एक दवाई तो नहीं बना सकते आप उस तरीके की। एक-एक की प्रक्रियाएँ आप देखिए, वो असंभव प्रक्रियाएँ हैं, कि क्यों वो इस तरीके से रिएक्ट करती हैं चीज़ें। ये विज्ञान तो अभी तक नहीं समझ सकता। तो वो परीक्षण के आधार पे नहीं है, इंट्यूशन के आधार पे। हमारी सारी विद्याएँ, सारे शास्त्र इसी आधार के ऊपर है, और मनुष्य के लिए ये सुगम है, उसके लिए ओपन है ये, अगर कोई जाने की रखे तो इसमें। तो शक्तियों और साधनों को पूर्णत्व जैसी किसी स्थिति तक विकसित करना शुरू कर देता। अभी विकसित नहीं है, स्पोरेडिक है, किसी-किसी में है। कोई बचपन से कोई शक्तियाँ लेके पैदा होता है, वो ठीक है, और वो भी अगर उसमें अंतरात्मा का आविर्भाव न हो, तो उसका दुरुपयोग करता है, या एट लीस्ट जो उसका सच्चा सदुपयोग है, वो तो नहीं कर पाता। क्योंकि जिसकी शक्तियाँ हैं, उसको ऑफ़र करनी चाहिए, उसको कर नहीं पाता। यदि अहम प्रबल हो, तो इनका उपयोग होता है निम्नतर प्रयोगों के लिए ही, उन्हीं उद्देश्यों के लिए। तो कुल मिला के सारी चीज़ इसके ऊपर केंद्रित है, कि आपका जो आविर्भाव है अंतरात्मा का, वो सबसे इम्पोर्टेंट, इसीलिए सारी बातों के बावजूद हमेशा ही श्री अरविंद का माँ का जो प्रधान स्वर है, कि साधना में अंतरात्मा, जो चैत्य है, वो ही एकमात्र सेफ्टी है, और हमारी भी वही सेफ्टी है। ये सारी चीज़ों के बावजूद अब ये कह दें कि हम विकसित करना शुरू करें, नहीं कर सकते। न उनको आधार प्राप्त हो सकता, और ये तरीका भी गलत हो जाएगा, आप शुरू करेंगे किस तरीके से? उसकी बजाय अंतरात्मा की तरफ चलें, और उसका तरीका यही है, अपने आप को पूर्ण रूप से माँ के हाथों में देना शुरू कर दें। तो जो भी नेसेसरी आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो होना शुरू हो जाएगा। वो सारी चीज़ें अपने आप आ जाएँगी। यदि विकासशील पशु अपनी मानसिकता के द्वार सचेतन विचार और यहाँ तक कि एक प्रारंभिक तर्क बुद्धि के प्रति भी खोल देता, हालाँकि अपनी उच्चतम स्थिति में वह अब भी अटल रूप से उससे कोई अधिक दूर नहीं है। यदि पौधा अपनी पहली अवचेतन प्रतिक्रियाओं को विकसित कर लेता,
और किसी प्रकार की प्राथमिक स्नायुविक संवेदनशीलता को प्राप्त कर लेता। मतलब इनमें मनुष्य का मन जो है, यदि उसमें ये चीज़ आ जाए, पशु के अंदर यदि थोड़ा-सा तर्क आ जाए, पेड़-पौधे जो है उनके अंदर थोड़ा-सा स्नायुविक संवेदन तो है ही उनके अंदर, पर स्नायुविक नहीं है। वो संवेदन उनका अपने तरीके का है, प्रकाश के रूप में या फिर कोई हीट है, कोल्ड है, उनके प्रति, और विशेष तो प्रकाश के प्रति। वो उनका अपना है, पर प्राथमिक, बिल्कुल एलिमेंट्री तरीके का, प्राइमरी, वो अगर उनमें हो जाता, और जड़ तत्व जो आत्मा का एक अंध रूप है आत्मा का ही रूप पर अंध रूप है, अपने भीतर छिपी शक्ति की सहायता से अधिक सजीव हो उठता और चीज़ों या उन गुह्य यथार्थताओं के गुप्त बोध या भाव को अधिक तत्परता से प्रस्तुत करता, जिन्हें ये आच्छादित करता है। उसके अंदर सारी की सारी चीज़ जड़ तत्व के अंदर, पर आच्छादित करता है, ढक लेता है उसको, दबा लेता है। तो यदि उसके अंदर कुछ सजीवता आ जाती और जो गुह्य यथार्थताएँ और जो चीज़ें उसके अंदर हैं, जिनको वो आच्छादित करता, उनको अधिक तत्परता से प्रस्तुत करता, जबकि करता है। मूर्तियाँ हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करती क्या? कृष्ण प्रेम तो कह रहे हैं, स्पिरिचुअल डायनामोज़ हैं ये। शिवलिंग है मान लो, शिवलिंग के अंदर तो कोई एज़ सच आकार ही नहीं है। वो इसका बस एक सिंबॉलिक तरीके की चीज़ है, और फिर भी देखो आप, और ये और मूर्तियाँ देखो आप, तो जड़ तत्व भी अपने आप के अंदर से एक्सप्रेस तो कर सकता है, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो जड़ तत्व यदि वो ये चीज़ आच्छादित जिसको वर्तमान में करता है, उसको अधिक तत्परता से भाव को, गुप्त बोध को, उदाहरण के लिए अतीत का वह रिकॉर्ड जो अपनी निर्बोध अचेतनता में भी ये हमेशा ही संरक्षित रक्षा रखता है। मतलब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि गीता भी कहीं गई नहीं, वो आज भी अगर उन वाइब्रेशंस को, साउंड वाइब्रेशंस को हम वापस रिपीट कर पाएँ, किसी तरीके से उनको अंकित कर पाएँ, तो वो रिकॉर्ड कौन कर रहा है? जड़ तत्व ही कर रहा है। तो वो सारी की सारी चीज़ जिसको ये हमेशा संरक्षित रखता है, तो इसकी एक मेमोरी है, अर्थ की भी एक मेमोरी है। इस सारे को ये जड़ तत्व संरक्षित रखता है, या फिर इसकी अंतर्निहित शक्तियों, ऊर्जाओं को और अदृश्य गतियों की कार्यप्रणाली, जो भौतिक प्रकृति में छिपी हुई शक्तियों को नवीन मानव बुद्धि के एक सूक्ष्मतर सर्वसामान्य बोध के समक्ष प्रकट करती है। अदृश्य गतियों और कार्यप्रणाली तो आप एक छोटे से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखोगे, तो भी कार्यप्रणाली तो कितनी परफेक्ट हो रही है उसके अंदर। जड़ तत्व के अंदर भी कितनी जबरदस्त कार्यप्रणाली है, आप ये देखिए। आप उसको जड़ भले ही कह दो, पर ये सारा का सारा जीवन यदि वो न हो और उसके अपने गुणधर्म और क्रिया न हो, आप काम में ले सकते हैं क्या इसकी शक्तियों को? इसका मतलब उसमें कोई चीज़ तो है, उसमें नहीं होती, तो आप ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है, वो काम में थोड़ी ले सकते थे। इसका मतलब उसके अंदर अपनी कोई गुणधर्म की चीज़ है, उसकी कोई अपनी क्रिया है, जो वो इतनी तत्परता से स्वयं प्रकट नहीं करता। हम इसको ढूँढते हैं, हाँ, इसके अंदर ये प्रक्रिया है। तो यह एक बड़ा भारी परिवर्तन होगा, तो जिसको हम इस तरीके से ढूँढते हैं, यदि वो ही सामने से ये कह दे, जैसे माँ को सब्जियाँ कहती थी, "हम तैयार हैं, ले लो।" अगर हम ये संवाद कर पाते, दोनों ही तरीके से, भई अभी तो हमारी अचेतनता है, हम जड़ तत्व को जिस तरीके से देखते हैं, वो हमसे संवाद नहीं करता, नहीं तो सारी प्रकृति आपसे संवाद कर सकती थी। माँ कह रही है, "बगीचे में जाओ आप शाम के समय, उनमें जो अभीप्सा होती है, यदि उससे आप संयुक्त कर सकें, तादात्म्य हो सकें, तो आप साइकिक को ओपन करने का एक बहुत सुंदर, कि उनके अंदर एक अभीप्सा है, प्रकाश के लिए एक पुकार है उनके अंदर, इतनी साइलेंट, पर समय कहाँ किसके पास? तो दोनों तरीके से है ये। यदि जड़ तत्व और तत्पर तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पाता और व्यक्ति के अंदर ये आँखें हो पाती और ज़्यादा, तो ये तो सारा समीकरण ही बदल जाता। तो यह एक बड़ा भारी परिवर्तन होगा, जो भविष्य में विशालतर परिवर्तनों का वादा प्रदान करे।
देखिए, ये चीजें बड़ी आदर्शात्मक तरीके की लग रही हैं, जबकि आप ये देखें कि ये किया जा सके, तो आपके सारे सोच, समझ, जीवन इसमें, उसमें सब में फ़र्क आ जाएगा। पूरा आमूल परिवर्तन आ जाएगा। परंतु इसका कुल अर्थ केवल एक उत्थान होगा, वैश्विक क्रम में कोई भंग नहीं। स्वयं क्रम विकास भी विकसित होगा, परंतु ये विचलित होकर या लड़खड़ाकर गिर ही नहीं जाएगा। अगर इस तरीके का हस्तक्षेप होता है अतिमानस का और इसके ये परिणाम निकलते हैं, तो इसका ये अर्थ ये नहीं मान लेना चाहिए कि आपने इसको सारे वेफ्ट को, ये पूरा ताना-बाना है, जिस तरीके का क्रम विकास है, उसको विचलित कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको भंग कर दिया। ये तो इसका उत्थान हो जाएगा क्रम विकास का, ये कह रहे हैं। तो उस हमारा जो पैराग्राफ जहाँ से शुरू हुआ, वो कह रहे हैं उसकी प्रक्रिया मात्र के अंदर, क्रम विकास के सिद्धांत के अंदर ही, क्रम विकास के विधान, उसकी पद्धति और व्यवस्थापन में बदलाव। ये श्री अरविंद ने यहाँ इसको खोल दिया कि किस तरीके से अगर ये जड़ तत्व इस तरीके से करे, प्राण तत्व में इस तरीके से जिसमें पशु है, पेड़-पौधे हैं वैसे, और फिर मनुष्य, मनुष्य के अंदर भी रेंज है। एक तो अभी खाली पशु में थोड़ा-सा मन का प्रवेश हुआ है। जो वो कह रहे हैं पशु के अंदर तर्क बुद्धि का प्रवेश हो जाता है, तो ये लगभग मनुष्य की सी स्थिति है, एट लार्ज। बाकी दूसरी श्रेणी के अंदर तो बहुत कम, जहाँ मन हो और उसके अंदर उच्चतर चीज़ें, वो आ जाएँ, वो एक बहुत बड़ी बात है। अपने विकास की वर्तमान अवस्था में यहाँ मन की दिखाई देने वाली खामियों, अच्छा यहाँ तक कोई सेंटेंस या कोई चीज़? यहाँ एक शुरुआत में जो आया कि पार्थिव प्रकृति में अतिमानस के हस्तक्षेप हुँ, परमोच्च सृजनात्मक सत्य शक्ति के अवतरण का एक परिणाम हो सकता है। तो ये भी जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं कि 56 में जो अतिमानस का अवतरण हुआ, हुँ। तो वो तो डायरेक्ट अब इसका इंटरफेयर तो हो रहा है ना, हाँ, यहाँ की निश्चित। पार्थिव प्रकृति। हाँ, हाँ। तो अभी यहाँ जिन चीज़ों का उल्लेख किए कि ये सारी चीज़ें परिवर्तन नज़र आती है या जो सारी चीज़ें बताई, तो वो हुँ। सारा चीज़ खैर अभी तो देखने उतना तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो चीज़ हो हाँ, पा पर रहा है। ये पिक्चर तो इतनी विशाल है, अब कितना हम तो खुद की प्रकृति को नहीं जानते, बाकी बाहर तो क्या जाने हम किस ती ये बड़ी मुश्किल बात है कि व्यापक स्तर के ऊपर, और ये निश्चित है कि मन के स्तर के ऊपर आप थोड़ा-सा भी कोई भी ओपन है, वो ही देख सकता है। ये ग्राह्यता हो सकती है कि श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसके अलावा कोई आशा है ही नहीं। कुछ जो लोग यदि इसमें भी आ जाएँ, अरे भई इनके अलावा और कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती। जो ये पृथ्वी के विषय में या चीज़ों के विषय में बात कर रहे हैं, उसके अन्यथा कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। पर अब ये ही चीज़ व्यापक स्तर के ऊपर आना भी, अब ये किस तरीके से आए? उसके लिए पहले तो अरे सनातन धर्म के लिए ही स्थान नहीं है। श्री अरविंद की जो पद्धति है उसके लिए तो बात ही क्या? अभी तो उसके विषय में भी लोग दुविधा में हैं। क्या कहें, कैसे कहें कि क्या है, क्या नहीं है? तो इसके क्या-क्या परिणाम होंगे, ये तो इतना व्यापक चीज़ है और हमारा दृष्टिकोण इतना छोटा है, इसीलिए तो इसको विकसित करने की आवश्यकता है। सारे समय इनके दृष्टिकोण से देखना, चीज़ों को परखना, ये तो कब हो, जब हमारी और कोई पुकार न हो और कोई चीज़ न हो और हम इसी को देखें कि माँ श्री अरविंद का कार्य कैसे, तो ये यदि सरोकार रखेंगे, तो इंडिकेशन तो वो देंगे, वो बताएँगे हम कहाँ क्रिया कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। कि इसमें कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो तो वो ही बता सकते हैं, और कोई दूसरा मानदंड, हाँ, एक मानदंड इसका जो मैंने पहले बताया था, अब कोई भी वाद या कोई भी चीज़ कि हम ये साम्यवाद, ये कोई ये वाद, उनका अब कोई नहीं कोई उठाव है कि उनकी कोई किसी को कोई वहम रहा हो, ये तंत्र, वो तंत्र, कहने के लिए हैं, इनकी कोई वैसे सैंक्टिटी तो कोई विशेष कोई रही नहीं। तो मनुष्य जाति एक ऐसी स्थिति के अंदर है अब तो, इसीलिए क्योंकि कोई आदर्श नहीं है, तो इवन राजनीति में, पब्लिक लाइफ में देखो हम किस स्तर के ऊपर जा रहे हैं।
क्योंकि अब कोई वाद तो प्रभावी है नहीं। अब तो जब तक अंदर से कोई चीज़ नहीं आती, जो पूर्ण रूप से इसको अपने अधिकार में नहीं कर लेती, वो ही जो परीक्षण हमने पहले किए थे, वो तो अब प्रभावी है नहीं। आप किसी को भी कोई चीज़, कोई कि इस वाद के लिए हमको खड़े होना चाहिए, इसके कहाँ दिखता तो नहीं। ये जनतंत्र है, ये है, कहीं किसी देश में तो हम देखते नहीं विशेष कि इसके प्रति कोई कुछ है। तो कौन-सी चीज़ है जो इसको अभी भी टिकाए हुए है? किस तरीके से कौन-सी चीज़ें काम कर रही है? ये इतनी ज़बरदस्त गतियाँ चल रही है पूरे विश्व में, तो इसमें तो माँ श्री अरविंद से जब हम जुड़ते हैं, तो कोई क्षण के अंदर आंतरिक तरीके से जब हम उनसे काफ़ी अंतरंग हैं, तो कोई इंडिकेशन मिल सकते हैं। ये व्यापक तरीके से ये चीज़ें, और वो अब आपके पॉइंट्स आप टैली किससे करो? आप बताओ किससे? कि आप पहले तो व्यापक दृष्टिकोण रखते हो पूरे विश्व की जो गतियाँ चल रही हैं। ये जो आपका पूछना है भई, इसका तो क्या प्रमाण हो कि जीव-जंतु में ये परिवर्तन आया होगा, पता नहीं। मन के स्तर पे भी क्या परिवर्तन आया होगा हम नहीं जानते। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले जो चीज़ें इतना दबदबा रखती थी, लोगों को इतना प्रभावित करती थी, अब तो उनको कोई, उनका ग्राहक ही नहीं है, कोई लेने वाला ही नहीं है उनको। और यदि कोई बोल भी रहा है तो बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, बाकी अब तो कोई, आपको कोई इतनी डिबेट्स वगैरह है या इतनी विचार ये जो इस तरीके के हवा में घूमते रहते हैं, आप कहे ठीक है। आप कोई विशेष उसको तवज्जो नहीं देते। तो डेफ़िनेटली, और ये है, व्यक्ति विशेष के लिए पहले जो पारिवारिक स्पेशली इंडिया के अंदर जो दबाव था, और आध्यात्मिकता के लिए बातें ही हैं, बाकी जो जितना रेजिस्टेंस था, या आप इसी तरीके से जो पुराना ढाँचा है वो टूट रहा है। अब वो अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, वो तो एक बाद की बात है। पर जो रूढ़िवादिता थी, स्पेशली आध्यात्मिक देश कहने के बावजूद भी परिवारों में ये था कि अरे मर जाता तो इससे, इस ये आध्यात्मिकता में चला गया, इससे तो ये मौत कोई इतनी बुरी बात नहीं है। ये कैसे चला गया आध्यात्मिकता के अंदर? पश्चिम में इतनी कोई समस्या थी नहीं, वो जा ही नहीं रहे थे एज़ सच तो। फिर यहाँ भी अब धीरे-धीरे आप किसी को इतना दबाव नहीं दे सकते। अगर आप इस मार्ग में जाना चाहते हो, तो कुछ ट्रेडिशनल जो फैमिलीज़ हैं काफ़ी, पर फिर भी एक सीमा के बाहर जो आपके जो परिवार के नियम किस तरीके के होंगे, जो पहले जिस तरीके की है वो इतनी धीरे, 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 तो एक इतना एक पूरा चल रहा है ये उबाल, चीज़ें आके इसके अंदर मिल रही हैं, घुल रही हैं, उनमें नए रूप ले भी रहे हैं, वो फिर से इसमें आके मिल जाते हैं, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। इसमें तो अपने लिए तो ये है कि हम अपनी भूमिका को देखें कि क्या है। भई यही सोच के तो रिसर्जेंट इंडिया अपन ने शुरू किया न्यूज़लेटर, कि हम व्यापक दृष्टिकोण से श्री अरविंद और माँ के दृष्टिकोण से यदि चीज़ों को देखें और फिर उसका एक परिप्रेक्ष्य दें, ये तो बहुत भारी काम है। नहीं, अभी तो आपको कोई न्यूज़ दी जाती है या चीज़ों को देखो किस दृष्टिकोण से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। उसके लिए मन थोड़ा-सा फ्री नहीं हो, श्री अरविंद के प्रति ओपन न हो, क्योंकि उन्हीं के विचारों से हो सकता है, और तो कोई दूसरे विचार हैं कहाँ? और कोई आशा नहीं और कोई दूसरी चीज़ नहीं। उनके दृष्टिकोण से पहले तो सारे विकास क्रम को समझा जाए, फिर बाद में देशों की कैसी क्या-क्या उनकी गति रही, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट है और है, सारों को आत्मसात किया जाए, वो कह क्या रहे हैं? और फिर उसको आज की स्थितियों में किस तरीके से हम लागू करके देखें, कैसे देखें उसको? कोई उन्होंने उन स्थितियों को देखा, भाँपा, और आज तक भी वैसी-वैसी लागू होती हैं, पर कोई इंडिविजुअल कोई घटनाएँ हुई कहीं भी, चाहे देश में हुई, विदेश में हुई, उसको रखें कैसे, किस तरीके से रखें? तो अभी तो इसी स्तर के ऊपर हमको नहीं पता, तो और प्रकृति में ये क्या-क्या काम कर रही होगी, मुश्किल है। हाँ, अगर चिंतन करें तो हो सकता है कोई इंट्यूशन आए कि भई इसमें ये चीज़ें हैं, ये हो सकती हैं। अब ये कह नहीं सकते, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो जो मनुष्य सबसे जो नज़दीकी कड़ी है, उसी में परिवर्तन आ जाए, ये तो बाद की कड़ियाँ हैं भई। इन लेयर्स के ऊपर तो बाद में बैठेगी ये चीज़, या बैठ रही होगी पता नहीं। अभी तो जो सबसे सुनम्य या सबसे आराम से हो सकता है, वो तो मन के साथ हो सकता है। उसमें भी जो वास्तव में जो विचार हैं व्यापक तरीके के, उसके लिए तो विश्व अभी पता नहीं तैयार है या नहीं है।
क्योंकि श्री अरविंद की कही भी कोई बेसिक जो चीजें हैं वो ही नहीं समझ में आ रही। तो ये कैसे हो सकता है? भाई एक बेसिक बात, जैसे अपनी एक पुस्तक है कि ट्रूथ अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास जो है, आप कह रहे हैं आर्थिक विकास हो जाए, और आर्थिक विकास के मायने क्या? यदि चेतना के अंदर विकास न हो और खाली आप कि हम इसको नाप नहीं सकते, अरे नाप नहीं सकते का मतलब इसको हटा देने से क्या हो गया? मैं आपकी भावना को नाप नहीं सकता, तो इसको तो एक बार हटा दिया जाए। बाकी आप मेरे लिए क्या चीज़ लेके आए हैं, उसकी कीमत क्या है? उसके हिसाब से आकलन किया जाए, तो ये कभी भी सही आकलन हो सकता है क्या? तो जिन चीज़ों को हम हमारे मापदंड से माप नहीं सकते, उनको तो हटा दिया जाए, और जिनको हम माप सकते हैं, और वो मापने का आधार क्या? पैसों के आधार के ऊपर। तो हमारी जो वास्तव में जो कर रहे हैं, इसका आधार क्या? भई अभी जो सुबह-सुबह हम ये जो काम कर रहे हैं, ये तो पैसों के मापदंड में आता नहीं। तो ये तो बिल्कुल निरर्थक एक्टिविटी है उनके हिसाब से। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो एक्चुअल में एक्टिविटीज़ हैं, वो तो है निरर्थक, और जो वास्तव में जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उनको वो सार्थक मानते हैं, और ऐसे पे विकास को आधारित करोगे, वो विकास कभी हो सकता है क्या, ये बताइए? तो ये बात बेसिक समझ में नहीं आती। तो हमारी स्थिति क्या है वो देख लीजिए। तो मन के स्तर पे ही तो है ये, माइंड के स्तर पे ही तो है ये बात समझ में आना या नहीं आना। तो बुद्धि अभी फ्री नहीं है ये बेसिक चीज़ें समझने के लिए। बुद्धि नहीं इसके लिए तैयार है अभी, तो और दूसरी चीज़ों में क्या आ रहा होगा, मुश्किल है। ये तो संभावना, एक बहुत आगे तक की संभावना बता रहे हैं श्री अरविंद। अभी तो एक व्यक्ति भी ऐसा नज़र तो आता नहीं, जो इसके प्रति एज़ सच ओपन हो, हाँ, व्यापक स्तर के ऊपर ये काम कर रही है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसे नोस्टिक सेंटर्स बनने चाहिए, ऐसी संस्थाएँ बननी चाहिए, जो एटलीस्ट कम से कम इसको मूर्तिमान तरीके से कर पाए, एक उदाहरण सेट करे। तो एटलीस्ट हमारे ग्रुप के लिए ये है कि एक उदाहरण सेट करे कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है। फिर उसके जो परिणाम हों, पर ये चाहिए किसी को भी जिसमें ये भावना जगती है कि एकजुट होके एक स्थान ऐसा हो, जहाँ ये मूर्तिमान तरीके से माँ श्री अरविंद की शिक्षा अपने वैभव में आ जाए। तो ये ही श्री अरविंद के प्रति, माँ के प्रति यदि थोड़ी बहुत कृतज्ञता है हमारी, तो ये एकमात्र करने का कार्य ये है, सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे पोटेंट तरीका ये ही है। उसके लिए आपको जो भी महसूस होता है कि ये करने से होगा, वो करो, बस। तो आप जो कह रहे हो उसका तुरंत के अंदर एग्ज़ैक्टली कि ये अपन हाथ रख सकें, वैसा तो नहीं, मन के स्तर पे ही मुश्किल लगता है। तो ये कैसे आविर्भाव होगा, कैसे क्या होगा, इन डिटेल्स की तो बात करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, विवेक। ठीक है भैया। आगे चलते हैं इसके अंदर। हाँ भैया। अपने विकास की वर्तमान अवस्था में यहाँ मन की दिखाई देने वाली खामियों और उसकी सीमाओं को हम अपनी प्रकृति के ही अंग के रूप में लेते हैं। विकास की वर्तमान अवस्था में यहाँ मन की दिखाई देने वाली खामियों, मन की खामियाँ हैं ये। आज जितने भी रूप, क्योंकि हम ये पढ़ के गए हैं, मनुष्य, ये त्रुटिपूर्ण जो मनुष्य है, मानव जाति, दिस एरोनियस रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो सारी चीज़ों को मशीनरी के द्वारा सरकार में अरेंजमेंट चेंज कर दें, व्यवस्थापन चेंज कर दें, तो करप्शन रुक जाएगा, तो फिर चीज़ें ठीक आ जाएँगी। पर आप जो भीतर हो, वो ही बाहर से आप हो सकते हो। नो मशीनरी कैन रेस्क्यू थी फ्रॉम द लॉ ऑफ थाई बीइंग। कोई मशीनरी, बाहरी मशीनरी, आप जो भीतर हो, वही तो बाहर आस्वादन करोगे आप। मैं मानसिक रूप से भीतर से बड़ा व्यथित हूँ। मेरे को चाहे इंडिया में रख लो, चाहे मेरे को कोई दूसरे देश के अंदर रख लो। जब तक मेरी व्यथा अंदर की आप नहीं मिटते, तो यहाँ और वहाँ से क्या फ़र्क पड़ जाएगा भई? किसी का कोई नज़दीकी है, कोई अंतरंग मित्र है, उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो उसको स्थान पे कहीं चाँद पे ले जाओ ना, उसके मन की व्यथा थोड़ी बदल गई उससे।
तो मन की दिखाई देने वाली आज जो बाहर जितनी भी विशृंखलताएं हैं, समस्याएं हैं, वो तो मानव चेतना की है। चेतना में परिवर्तन की बात करते नहीं, ढांचे को परिवर्तन की बात करते हैं। अभी कैसे हो सकता है ये बताइए? आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है और हाथ सही से नहीं चला पा रहे। अब हाथ के लिए आप गैजेट्स बनाएं कि ये सही से कैसे चले, जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें ही नहीं कि ये हो क्यों रही है, तब तक कैसे हो सकता है? तो मन की जो दिखाई देने वाली खामियां हैं और उसकी सीमाएं हैं, उसे हम अपनी प्रकृति के ही अंग के रूप में लेते हैं। ये प्रकृति का अंग है हमारा, परंतु वास्तव में जिन सीमाओं में इसे अभी भी बंद करके रखा गया है, वे इसकी अभी भी अपूर्ण क्रम विकास में प्रगति की केवल अस्थायी सीमाएं और मर्यादाएं हैं। इसके अंदर लेटेंट फैकल्टीज हैं, लेटेंट चीजें हैं, ये उसमें जा सकता है। मन ये काम कर सकता है, क्योंकि जो बाहरी सारी चीजें हैं, वो अभी ये चीजें, क्योंकि मन के अंदर प्रॉब्लम ये अभी वो मुक्त नहीं है। अगर अहंकार से लोअर आपकी प्रोपेंसिटीज है, माइंड बहुत शार्प है आपका, पर आप अहम्य व्यक्ति हो, या आपके जो आपकी तृष्णाएं हैं वो बहुत ज्यादा हावी हैं, तो आप कैसी चीजों का निर्माण करेंगे? माइंड बहुत शार्प है, उसकी जो चीजें हैं वो उसमें शक्तियां इस तरीके की हैं, पर आपका बेंट जिस तरीके का होगा वो वैसी ही चीजें क्रिएट करेगा। तो अभी मन मुक्त नहीं है इनसे। लोअर जो आपका प्राण है और शरीर है और इंद्रियों के सुख भोग हैं, मैं का महत्वाकांक्षा, मैं को असर्ट करने की चीज है, ये इसी की अगर सेवा में रहे तो अपनी जो निज, उसकी जो स्वरूप है, उसकी जो शक्ति है, उसको नहीं कर पा रहा हो। तो अभी भी पूर्ण और क्रम विकास में प्रगति की केवल अस्थायी सीमाएं व मर्यादाएं हैं, और जब ये नहीं रहेंगी तो इसके अंदर योगिक साधन में हम की इनमें सब में ये शक्तियां हैं, और उसमें कोई अतिमानस की या कोई दिव्यता की बातें नहीं, ये तो मानव के स्तर पे ही वो सारी सिद्धियां और वो सारी संभव हैं। उसमें कोई दिव्यता की वो बातें नहीं है। इसके तरीकों और साधनों के दोष, इसकी अपरिपक्वता की त्रुटियां हैं, और स्वयं इसके गठन की त्रुटियां नहीं है। गठन की त्रुटियां नहीं है ये, व्यक्ति ठीक है, पर अपरिपक्वता की त्रुटियां हैं ये। तो जैसे ही आप इसको तैयार करेंगे, तो धीरे-धीरे इसके अंदर लाइट प्रवेश कर जाएगी। जब इसमें लाइट प्रवेश करती है, ये चीज़ों को देख पाएगा, स्वयं पे अनुशासन कर पाएगा, प्रकृति के ऊपर अनुशासन कर पाएगा। हालाँकि एक पार्थिव शरीर में अपने यंत्रोपकरण के बोझ तले दबी हुई मानसिक सत्ता की, आगे ना पार्थिव शरीर में, पहले तो ये वज़न, फिर यंत्रोपकरण उसको मिला है। मानसिक सत्ता की अवरोधनकारी स्थितियों के तहत इसकी उपलब्धि असाधारण है। अभी भी जो जिस तरीके की आपको रेजिस्टेंस की स्थितियां मिल रही हैं, सामने जितना व्यवधान है, उसके बावजूद मन ने जो किया है, उसमें इसकी उपलब्धि असाधारण है। ये देखते हुए कि सामने किस तरीके का उसको अवरोध मिला है। शरीर आगे चलना नहीं चाहता, प्राण अपनी चीजें चाहता है, उसके बावजूद इसने जो-जो चीजें करी हैं, वो असाधारण हैं। तो इसीलिए जैसे कि मैं कल भी कह रहा था, बार-बार कह रहा हूँ कि नीचे से जब आप देखते हो तो इन चीज़ों का कि इन्होंने बहुत बड़ी सेवा करी है मनुष्य जाति की आगे जाने के अंदर। पर यदि ऊपर से देखते हो तो अभी भी जो वास्तव में किए जाना है वो अभी बाकी है। पर इसके आलोकित भविष्य में इसके लिए जो संभव होगा, उससे ये कहीं नीचे है। आपका जो आगे भविष्य है, जो आपका इंतज़ार कर रहा है, आलोकित है। उससे जब इसको देखते हैं तो बहुत नीचे है अभी, उससे परे नहीं है। तब आप इसकी लिमिटेशंस देखते हो, नीचे से देखोगे तब तो देखोगे हाँ, ये प्रगति करी है। ऊपर से देखोगे तब पता चलेगा कि अरे अभी तो बहुत बाकी है। क्योंकि मन अपने स्वभाव मात्र में त्रुटियों का आविष्कर्ता, झूठ की क्षमता से बद्ध, असत्यों का जनक नहीं है। त्रुटियां करने का या त्रुटियों का आविष्कर्ता नहीं है, ये डिस्कवरर नहीं है उनका ये। स्वभाव नहीं है इसका मन का इस तरीके का। अपनी गलतियों से जुड़ा हुआ और ठोकर खाने वाले जीवन का नेता नहीं है।
जैसा कि मानव खामियों के कारण वर्तमान में यह बहुत कुछ बन गया है। अपने मूल में यह एक प्रकाश का सिद्धांत है। ये इस चीज का तो अनुभव आप स्वयं कर सकते हो। ऐसे समय जब आप बिल्कुल मुक्त हो उस चीज से, अंदर से एस्पिरेशन आपकी आ रही है, मन फ्री है, आपकी बाहरी इन प्रताड़नाओं से, बाहर से जो आक्रमण हो रहे हैं उनसे कुछ फ्री है, तो वो व्यापक दृष्टिकोण से देख पाता है। आपके जीवन पे कुछ दृष्टिपात कर पाता है, जीवन की भी, यार ये तो नहीं चलेगा, प्रश्न खड़ा कर देता है। एक क्षण के लिए भी यदि ये मुक्त होता है, तो आपका जीवन वैसा रह ही नहीं सकता। अदरवाइज़ तो सारी आप पढ़ लो, सारी चीज़ें कर लो। अब ये बेचारा इनके बोझ के तले दबा हुआ है। ये जब मुक्त नहीं होता तो इसका जो इसको इंद्र का वज्र जो बोलते हैं, एक वज्रपात करते ही वो सब चीज़ों को फाड़ डालता है। तो एक क्षण भी यदि आप में ये जागृत हो जाए, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, तो ये तय कर लेता है कि जीवन ऐसे नहीं चलेगा। या ये क्या, आप जीवन को देख पाते हो कि अगर मैं इसी तरीके से चलूँ, तो इसका परिणाम तो ये होगा। तो क्या मेरा जीवन इसलिए है? आपको ये आभास आ जाता है कि इसमें ये क्षमताएँ हैं आप में, ये संभावनाएँ हैं। ये यदि संभावनाएँ हैं तो मैं उन इन्हीं की ओर जाऊँ, इधर लोअर लेवल ऑफ एनर्जी पे मेरे को क्यों काम करना चाहिए? ये आते ही इसका प्रभाव तो ये हो जाएगा। अतिमानस से उत्पन्न एक उपकरण है, आपका माइंड जो है, वो यहाँ भेजा गया है डेलीगेट के रूप में। ये उसी का प्रतिनिधि है, जो यहाँ कार्य कर रहा है, तैयारी कर रहा है। इसलिए बुद्धि योग से शुरू करती है गीता। अपने आप में सात्विक है। बुद्धि हमेशा ये देखती है उचित-अनुचित। पहली चीज़ है पाश्विक जगत के अंदर उचित-अनुचित सोचना तो बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचिए, अगर चारों तरफ वातावरण पाश्विक हो, उसमें तो उचित-अनुचित है ही नहीं। मेरे को मिला मैंने छीन झपट के खा लिया, बस। पाश्विक जगत में तो यही है। ना उचित ये है। ये करते ही तो आरोहण शुरू हो गया। तो अतिमानस से उत्पन्न एक उपकरण है, जो हालाँकि सीमितताओं के भीतर काम करने और यहाँ तक कि सीमितताओं की रचना करने के लिए भी निर्धारित है। लिमिटेशंस के अंदर काम करता है और स्वयं अपनी लिमिट्स निर्धारित करता है, बनाता है। फिर भी वे सीमितताएँ एक विशेष क्रिया के लिए ज्योतिर्मय सीमाएँ हैं। ज्योतिर्मय सीमाएँ हैं, स्वैच्छिक और उद्देश्यपूर्ण सीमाएँ हैं। सोच समझ के आपने अपना दायरा तय किया, मेरे को साधना करनी है, तो कि तुरंत ही दूसरे कहेंगे इसमें आश्रम में रहने की क्या ज़रूरत है, घर पे रह के भी आप साधना कर सकते हो। तो आप स्वैच्छिक तरीके से सीमाएँ अपने ऊपर अनुशासन लागू करते ना, ये नहीं करना मेरे को। तो आपकी बुद्धि अगर क्लियर है, तो वो तुरंत ये कह देगा, अरे ये जो घर पे रह के भी कर सकते हो, ये करके भी कर सकते हो, ये सब बातें गलत हैं। इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो वो अपने आप को आपको ये एक उद्देश्य लेते हो, आप अपनी सीमाएँ बाँध देते हो। तो स आप अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज़्ड डिसिप्लिन लागू करते हो, तो मन ये काम करता है, वो अपनी सीमाएँ निर्धारित करता है, पर वो ज्योतिर्मय हैं। ज्योतिर्मय इन द सेंस सेल्फ इम्पोज़्ड हैं। आपको अंदर से कोई चीज़ महसूस हुई, उसके आधार पे आपने उनको, एक तो बाहरी परिस्थितियाँ आप पे लागू करें, तो उसमें कोई ज्योतिर्मय सीमाएँ नहीं है। सेल्फ इम्पोज़्ड तरीके से जब आप करते हो, अनंत की दृष्टि के नीचे अपने आप को नित्य विस्तारित करने वाले शांत सीमित की सतह है, मन। मन जो है, मन का यही स्वरूप अतिमानस के स्पर्श के अंतर्गत स्वयं को प्रकट करेगा। अभी दबा हुआ है। ये चीज़ तो हम कर सकते हैं। मतलब जो अध्ययन हम कर रहे हैं, इसका ये प्रभाव तो ज़रूर है। तो ये यदि आप और धीरे-धीरे ओपन होते हो, तो ये आपके जीवन में आमूल परिवर्तन ला देगा। और श्री अरविंद के माँ के शब्द तो अमोघ हैं। उनका प्रभाव न हो, ये हो नहीं सकता। तो अतिमानस के स्पर्श के अंतर्गत स्वयं को प्रकट करेगा और मानव मानसिकता को अतिमानसिक ज्ञान का एक सहयोगी और एक कनिष्ठ, छोटा, उससे निचला यंत्रोपकरण बना देगा। बहुत बड़ी बात है ये तो। मन अभी इनको ही यंत्र नहीं बना पा रहा है, ये उसको चला रहे हैं। तो यदि मन फ्री होके उसका सबॉर्डिनेट बन जाए और फिर इनके तरीके से आपके प्राण को और शरीर को चलाए,
ये तो मुक्ति हो गई एक तरीके की। जो ऊंची से ऊंची आप आध्यात्मिकता की बात सोचते हो, उससे भी परे की बात है ये तो। मन के लिए यह भी संभव होगा कि वह बुद्धि से सीमित न रहकर एक प्रकार के मानसिक विज्ञान नोसिस के लिए, एक क्षीण क्रिया में सत्य के एक ज्योतिर्मय प्रतिरूप के लिए सक्षम हो जाए, जिससे कि प्रकाशित शक्ति का विस्तार केवल उसके अपने स्तर पर ही न हो, अपितु आत्म अतिक्रमण की ओर अपने आरोहण में चेतना के निचले स्तरों तक भी यह प्रकाश की शक्ति विस्तारित हो जाए। खाली ये कि मन में तो मेरे शक्ति है, प्राण वही काम करे, तो वो शक्ति क्या काम की? वहां तक भी धीरे धीरे उसका प्रभाव जाना शुरू हो जाएगा। तो आप जो पूछ रहे हो, ये अभी संभावना के स्तर के ऊपर है। अधिमानस, ओवर माइंड, अंतर्भास, इंट्यूशन, आलोकित मन, इल्यूमिन माइंड, और जिसे मैंने उच्चतर मन, हायर माइंड कहा है। अब ये श्री अरविंद का टर्म है। उससे पहले तो ये करें जिसे मैंने, ये तथा आध्यात्मिकृत और मुक्त मानसिकता के अन्य स्तर, ऊपर उठे हुए मानव मन तथा उसकी शुद्ध और उन्नत की गई भावना और जीवन और कर्म की ऊर्जा में अपनी शक्तियों के कुछ अंश को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होंगे। अधिमानस, फिर इंट्यूशन, इल्यूमिन माइंड, हायर माइंड, ये सारे के सारे इसके अंदर प्रतिबिंबित कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करने में सक्षम होंगे। अभी नहीं है, इनडायरेक्ट क्रिया होती है, और अपने स्वयं के ऊंचे पठारों और एक आरोही अस्तित्व की चोटियों के लिए आत्मा के आरोहण को तैयार करेंगे। पठार है, आप जाके वहां एक बार खड़े हो सकते हो, फिर वहां से और आरोहण ऊपर शुरू कर सकते हो। तो ऊंचे पठार हैं, आप गए वहां जाके स्थित एक बार हुए। माइंड के भी पठार हैं, मान लो एक स्थिति में आके पशु से मनुष्य अगर आया तो एक बेसिक डिफरेंस आ गया, तो पठार है, आप यहाँ गए, पर उसमें अनंत आरोहण है। यही मूल रूप से वह परिवर्तन है जिसे एक नए विकासशील क्रम के परिणाम के रूप में माना जा सकता है, और इसका अर्थ होगा स्वयं क्रम विकास में क्षेत्र का एक जबरदस्त विस्तार। और यह इस प्रश्न का भी उत्तर देगा कि पार्थिव प्रकृति में अतिमानस के आविर्भाव का मानवता पर क्या परिणाम होगा। ये तो उसके वैभव की अब सोचो आप, ये तो उसके हस्तक्षेप से ये चीज होगी, तो अतिमानस अपने आप में क्या है? अब इसके लिए तो देखिए, व्यक्तिगत स्तर के ऊपर आप खुद की लिमिटेशंस है और चीजें उनको महसूस करके, और उसमें यदि मन आता है तो उसकी क्रिया क्या होगी? अपने अपने भागों के विषय में जब तक आप सचेतन नहीं हो जाते, तब तक ये बातें समझ नहीं आ सकती आपके लिए, उसका आपको अनुभव नहीं प्राप्त होगा। ये है। अच्छा, यहां तक कोई बात? नहीं तो फिर कल आगे ले लेंगे इसको। यहाँ तक समझ में आ रहा है भैया। हाँ, और पढ़ने से भी एक अपनी एक लिमिटेशन जो है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ। कितनी आपके बड़ी बीइंग चीज़ का है। समझ में आ रहा है कि ये ऐसा है, और हुँ, इसमें कोई मतलब आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। आप ये देखो, अरे जीवन के बारे में तो अब समझ में आ रहा है। आपके वो मुद्दे ही बदल जाएँगे, वो सारी चीज़ें ही बदल जाएँगी, वैसी थोड़ी रहेंगी। कह रहे हाँ, अब बैठी ये बात समझ में, तो आप समझ पाएँगे, अभी तो कुछ समझ ही नहीं रहे। शब्या जी, कोई चीज़? ये अभी हम लोग बहुत नीचे हैं, लेकिन संभावना है पहुंचने का। हाँ, इसको पर ये जो जितनी चीज़ें हैं, मेरे को नहीं पता मैं कितना समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा। क्यों? बहुत समझा रहे हैं, बहुत अंदर घुस रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी भी लेकिन है, अपने स्तर पर है, अपने स्तर पर समझने का अपना स्तर जो है उसके आधार पर। अब आप समझ रहे हैं ना, इसके लिए जब मैं टोकता हूँ तो इसमें उसका क्या कारण है? नहीं समझते, जरूर तो समझते भैया, आपका टोकने से हम लोग को फायदा ही होता है, हाँ, हमारा तो भ्रम टूटता है। हम जो भ्रम में बढ़ रहे हैं कि ये है जानते हैं, वो सब चकनाचूर हो जाता है, और हाँ, नए वो सिरे से सोचना शुरू होता क्योंकि व्यक्तिगत नहीं, मैं एक दूसरे है। दृष्टिकोण से जब खड़े होके देखता हूँ,
तो मैं देखता हूँ कि वहां वो वैसी पिक्चर नजर नहीं आती, इसलिए मैं नहीं, कहता हूँ यहाँ से ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। वो कहता हूँ मैं खाली, मेरे को टोकने से कोई मतलब नहीं है। बस मन का खेल ही तो सारा खेल है। ये अब जान गए कि अरे मन में प्राण घुस रहा है, मन में ये घुस रहा है, ये सब तो होता है। पहले इस सब के बारे में जानते ही नहीं थे कि हम ऐसे क्यों करते हैं, सोचते क्यों हैं। सोच में भी अब कुछ ऐसा भी सोच है जिससे अभी हम उलझ रहे हैं कि जितना उससे पिंड छुड़ाने का कोशिश कर रहे हो उतना ही हावी हो रहा है। हाँ, वो उसका कारण है शब्या जी, वो अपने स्तर पे आप कर रहे हो। जब ये थोड़ा सा आपके ये जो मन की वाली बात है ना, हाँ, या जो दूसरी चीजें प्रभावी हो जाएंगी, तब उनमें उसकी गांठ ढीली पड़ जाएगी, आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी उसके अंदर। अच्छा। अभी तो जैसे मेरे पास लाइट बड़ी कमजोर आ रही है, अब मैं उससे मिक्सी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ या 3 फेज की मोटर चला रहा हूँ, वो चलेगी ही नहीं। या आप उसके अंदर कोई भारी चीज पीसना चाह रहे हैं, वो आपका संभव नहीं होगा। और वैसे वही ही हो रहा पावर पीछे से आ जाएगा आपके पास, वो पावर मिनटों में कर देगा आपका वो काम। है। तो जैसे ही ये बात आपको समझ में आ जाती है, और मैं बड़ी अच्छे से समझता हूँ कि कौन सी बात किसके कितनी प्रवेश कर सकती है, अब पर मैं वो कह नहीं सकता ये बात। वो तो इतने वर्षों में ये चीज आ ही जाती है, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ हम छोड़ते हैं, मैं आगे का चैप्टर अपना 14th भी आप लोगों को भेज दूंगा कल। हो सकता है ये पूरा हो जाए, हो सकता है पूरा न हो, हम्म, पर अगर हो हम्म। जाता है तो भी आपके हाथ में अगला 14वां चैप्टर तो रहे, शायद प्रिंटेड होना चाहिए आपके हाथ में। हाँ मेरे भैया, पास है भेजे तो है। 14वां चैप्टर हाँ प्रिंटेड। ठीक, ठीक है। ये तो भैया हम कह रहे थे हाँ